Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study heat. Now start the lecture and understand what is heat. Heat is a form of energy. Therefore, heat can be converted in other form of energy because we have studied the law of conservation of energy. And according to law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed. Energy can be converted into other form of energy, and heat is energy. Therefore, heat can be converted into another form of energy. Right? We can understand by these examples. The first is electric heater. राइट, इलेक्ट्रिक हीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. राइट, व्हेन वी प्रोवाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिक हीटर, राइट, इट इमिट्स हीट एनर्जी, और उसी हीट एनर्जी से, उसी जो हीट एनर्जी है उससे हम जो है वाटर को क्या करते हैं, बॉईल कर सकते हैं, या किसी जो रूम है उसको भी हम रूम के टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं. दूसरा एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पर, राइट, किसका, स्टीम इंजन का. राइट, आपने देखा होगा कि अर्लियर जो जितनी भी ट्रेन होती थी, ट्रेन में स्टीम इंजन होता था, राइट, जिसमें कोल का यूज करके, राइट, कोल का यूज करके हीट जनरेट की जाती थी, और वही हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी, और उसी मैकेनिकल एनर्जी से ही जो ट्रेन है वो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लाती और ले जाती थी. राइट, सो दीज टू एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. नाउ हम समझ चुके हैं कि हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो ये किस प्रकार की एनर्जी है? ये ऐसी एनर्जी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या होती है, स्टोर होती है, और साथ ही साथ यह एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है. तो हम सीधा कह सकते हैं द मेजर ऑफ एनर्जी विद विच the molecule vibrate in an object is termed as heat stored in that object. So if 3 marker question is asked in the examination, then we can write these two definitions. Either we can write this definition or this. So the first definition we have understood, right? For 3 marker question you can write this definition. The measure of energy with which the molecule vibrate in an object is termed as heat stored in that object. Or in other words, we can say that heat is defined as the flow of energy from a warmer to a cooler object. Right? जैसे हमने मान लिया कि ये कोई क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है. अब इस ऑब्जेक्ट में जैसे हमने मान लिया कि इसका एक जो पोर्शन है, ये जो यहाँ वाला जो पोर्शन है, इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है. ज्यादा टेम्परेचर होने से ये क्या होगा, वार्म होगा, और ये क्या होगा, ये कूलर पोर्शन होगा. राइट, तो जो हीट एनर्जी है वो वार्मर प्लेस टू, या वार्मर पोर्शन से कहां पर, कूलर पोर्शन की ओर क्या होगी, ट्रांसफर होगी. तो हीट इज डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर वार्म टू अ कूलर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा. और इसका रीजन क्या है कि जहां पर देखिए इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव अंडरस्टूड द टेम्परेचर, राइट, द मॉलिक्यूल्स, राइट, व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट फास्टर, तो वहां पर जब वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसी पोर्शन से जहां का टेम्परेचर कम होगा, अर्थात जहां के या किसी भी ऑब्जेक्ट का वह पोर्शन जहां के मॉलिक्यूल्स जो है वाइब्रेट स्लो कर रहे हैं, उस ओर एनर्जी का क्या होगा, फ्लो होगा. राइट, तो जहां पर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट फास्ट करते हैं वहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होती है, और वह ऑब्जेक्ट वार्मर होता है, राइट, वार्म होता है. तो वाइब्रेटिंग फास्टर से जो एनर्जी है वो उन मॉलिक्यूल्स की तरफ ट्रांसफर होती है जो मॉलिक्यूल्स स्लो क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं. राइट, सो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा हीट का कंसेप्ट समझा है. राइट, इफ 3 marker question is asked in the
एग्जामिनेशन यू नीड टू राइट दीज टू डेफिनेशंस। यदि 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमको हीट को, सबसे पहली चीज तो हमको हीट को डिफाइन करना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज ये है कि हीट जो है, हीट के बारे में हमको और अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट्स हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, साथ ही साथ इन एग्जांपल से हम बता सकते हैं। और एट लास्ट क्या होगा, यहाँ पर यूनिट्स ऑफ हीट पढ़ेंगे। तो देखिए जो हीट है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट जूल होती है, क्योंकि एसआई यूनिट में एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो जूल ही मानी गई है, राइट। तो द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज द जूल, जस्ट लाइक द यूनिट ऑफ एनर्जी, बट द सीजीएस यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। बट प्रैक्टिकल में जो हीट है उसको आइदर कैलोरी में और किलो कैलोरी में और ब्रिटिश कैलोरिक यूनिट में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल, सीजीएस में क्या हो जाएगी कैलोरी, और प्रैक्टिकल में हीट इज मेजर्ड यूजिंग कैलोरी, किलो कैलोरी और ब्रिटिश कैलोरिक यूनिट, राइट। इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड 5 मार्कर क्वेश्चन, राइट। तो 5 मार्कर क्वेश्चन में अगर कभी भी आप उत्तर लिखेंगे तो एट फर्स्ट वी नीड टू राइट इंट्रोडक्शन। और साइंस में सबसे अच्छी चीज ये है कि हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखें तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। साइंस में अगर आपको किसी भी टर्मिनोलॉजी की, चाहे वो टेम्परेचर हो, हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रेजिस्टेंस हो, आप इनसे रिलेटेड कोई भी आंसर लिख रहे हैं, सबसे पहले उसको डिफाइन कीजिए, उसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद में आप उससे रिलेटेड या उसको एक्सप्लेन करने वाले पॉइंट्स को लिख सकते हैं, फिर उसके यूनिट लिख दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 मार्कर का आंसर हो जाएगा, राइट। तो अगर हम इसको 5 मार्कर में जैसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज हीट, राइट, व्हाट इज हीट एक्सप्लेन, और ये 5 मार्कर में क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले हम हीट को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, हीट को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, राइट। सो व्हाट इज हीट, see the measure of energy with which the molecules vibrate in an object is termed as heat stored in that object, or in other words we can say that heat is defined as the flow of energy from a warm to a cooler object। और heat जो है वो heat क्या होती है, heat is defined as the flow of energy। तो जो हीट का फ्लो है वो किस डायरेक्शन में होता है, तो इसको हम इस पॉइंट से बता सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द हीट एनर्जी टेक्स फ्रॉम सबस्टेंस ऑफ हायर टेम्परेचर टू द सबस्टेंस ऑफ लोअर टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि समझिए जैसे मैंने कहा कि ये कोई क्या हो जाएगा, एक सबस्टेंस हो जाएगा, इस सबस्टेंस में जैसे मान लीजिए कि देयर आर 2 portions in that substance, right, here the molecules of this substance are vibrating faster, right, और faster अगर वो वाइब्रेट करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, बिकॉज ऑफ द हाई काइनेटिक एनर्जी, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, एंड दिस पोर्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वुड बी वार्मर एज कंपेरिजन टू दिस। अब ये जो वार्म है, इससे जहां पर टेम्परेचर कम होता है उस ओर हीट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, राइट। सो दिस इज बिकॉज, राइट, because the molecules are vibrating faster and transfer their energy to molecules vibrating slower. At last we can say that heat is a form of energy, therefore heat can be converted into another form of energy, right. For an example, electric heater, right, electric heater converts electrical energy into heat energy, and steam engine converts heat energy into mechanical energy. The SI unit of heat is joule, CGS is calorie, but in practical heat is measured using calorie, kilocalorie and British caloric unit, right. Next is transformation of heat, right. This may be asked as a 11 marker question, right. जैसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए what is heat and what are the methods of transformation of heat, right. This question may be asked as a 11 marker question, or another question may be asked what is the transformation of heat, right. What is the transformation of heat, explain through examples। तो ये 11 मार्कर क्वेश्चन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट जो है वो पूछा जा सकता है।
and we know that heat is transformed, right, using these three methods: conduction, convection और radiation. तो हो सकता है 5 मार्कर में पूछा जाए what is conduction, right, what is conduction and what are the applications of conduction. यह पूछा जा सकता है what is convection, right, what are the applications of convection. यह केवल और केवल पूछ लिया जा सकता है कि what are the applications of radiation, right. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इंडिविजुअली कंडक्शन से, राइट, इंडिविजुअली कंडक्शन से, कन्वेक्शन से और रेडिएशन से 5 मार्कर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. इवन 11 मार्कर क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो कंडक्शन है, राइट, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कंडक्शन, right, so this may be asked as a 5 marker question. What is conduction, या what is heat, what is conduction method, right, write down the applications of conduction method. But according to my experience, right, 11 marker question फ्रेम होने की possibility बहुत ही कम है, right. तो इन तीनों को, कंडक्शन को, कन्वेक्शन को और रेडिएशन को we have to prepare for 5 marker question, राइट, और इस पूरे के पूरे टॉपिक को हमको जो है 11 मार्कर के लिए तैयार करना, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक व्हिच इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट? सी, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, राइट. लेट्स से हमने अभी अभी समझा था ये कोई क्या हो जाएगा, सबस्टेंस हो जाएगा. अब हो सकता है इस सबस्टेंस में यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट फास्ट कर रहे हों, and because of vibrating faster, right, the kinetic energy would be high. और kinetic energy high होगी तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा. और यहीं से जो टेम्परेचर जब हाई होता है तो उससे ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपने नियरेस्ट मॉलिक्यूल जो कि स्लो वाइब्रेट करता उस और एनर्जी को क्या करते हैं, उस और एनर्जी या जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है. और इसी पूरी की पूरी प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट कहा जाता है. सो ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, राइट. जैसे मैंने मान लिया कि दिस इज वन रॉड, राइट. जैसे मैंने मान लिया कि ये क्या हो जाएगा, एक यूटेंसिल ले लीजिए और इसी के ही कांटेक्ट में आपने जैसे ये मग रख दिया. जैसे हम मान लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, स्टोव हो जाएगा और ये वार्म है. इसके कांटेक्ट में अगर हम मग रख दें, कप रख दें, तो हीट अगर इसका, जैसे ये जो है इसका टेम्परेचर कम है और इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो इसकी एनर्जी किस में जाने लगेगी, इसमें जाने लगेगी, राइट. या फिर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सेम ऑब्जेक्ट, इसी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर क्या होती है, एनर्जी जो है, हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने लगे तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है. तो ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, या एक तरीके से कह सकते हैं इंट्रोडक्शन हो जाएगा. सो ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर or from one place to another in the same object is known as conversion or transformation of heat. There are 3 methods of heat conversion or transformation. The first is conduction, second is convection, and third is radiation. Now we will study these methods one by one. The first is conduction. See, सबसे पहले हम समझते हैं conduction होता क्या है. Simply अभी तक जो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं वो कंडक्शन के ही बताए हैं. लेट्स से जैसे हम मान लेते हैं कि ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर आयरन रॉड हो जाएगी. अब देखिए, अब आयरन रॉड है तो जाहिर सी बात है ये किस स्टेट में होगी, सॉलिड स्टेट में होगी. एंड वी नो दैट द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड जो है वाइब्रेट बिल्कुल स्लो करते हैं. साथ ही साथ ये जो सॉलिड है उनमें मॉलिक्यूल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर क्या करते हैं, मूव नहीं करते हैं. सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में होते हैं और वो मूव नहीं करते हैं. इसी वजह से अगर हम इसके इस सिरे को क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर इसके एक पोर्शन को हम फायर से क्या करें,
वार्म करें, यहाँ पर ये जो है फायर है, तो क्या होगा कि देखिए जो सॉलिड मटेरियल होते हैं, सॉलिड मटेरियल में पार्टिकल्स वन प्लेस से अनदर प्लेस तक मूव नहीं करते हैं। इसी वजह से जब हम इसको क्या करेंगे, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, या इसको जैसे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका जो पार्टिकल है ना, ये अपने नियरेस्ट पार्टिकल को हीट एनर्जी का क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ये इसको, ये इसको, इसको 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 इसको, और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट बाद में यहां तक आपको जो है इसका टेम्परेचर फील होने लगेगा। कुल मिलाकर जैसे अगर आप इस तरीके से पकड़ के, राइट, इस तरीके से पकड़ के आप गर्म करते हैं, राइट, जैसे शुरुआत में जब हम नॉर्मली जब हम चाय बनाते हैं, राइट, तो जब भी हम किसी भी यूटेंसिल्स को पकड़ते हैं तो शुरू में वो यहाँ से क्या होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो शुरुआती 2-3 मिनट में हमको जो है, हमको यहाँ पर हमारा हाथ जो हैंड है वो बर्न नहीं होता, लेकिन 5 मिनट तक अगर हम उसको पकड़े रहेंगे तो धीरे धीरे वो पूरा का पूरा जो तपेली है वो यहाँ से गर्म होगी, फिर ये और आखिर में जाके आपके हाथ तक जो है हीट एनर्जी पहुंच जाएगी। इसीलिए तो जो जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं उनका जो जितने भी हैंडल होते हैं, राइट, वो नॉन स्टिक प्लास्टिक के क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, ताकि आप जब भी उनको कैरी करें तो वो आपके हाथ को वार्म ना करें। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफॉर्मेशन की, इसी को ही क्या कहा जाता है, कंडक्शन कहा जाता है। कुल मिलाकर अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो सीधा है, राइट, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अलग अलग पोर्शन का टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो जिस पोर्शन का टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि जिस पोर्शन में मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट फास्ट करते हैं वहां की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट स्लो करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, वहां का टेम्परेचर कम होता है। तो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, राइट, वहां पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने नियरेस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, हीट एनर्जी को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, और इस तरीके से हीट एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती जाती है, और धीरे धीरे ये पूरी की पूरी आयरन रॉड क्या हो जाएगी, आयरन रॉड ही क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये किस में होती है, सॉलिड्स में, राइट। तो हीट ट्रांसफर इन अ सॉलिड टेक्स प्लेस ओनली द कंडक्शन मेथड। और यही सारी की सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं, इजी है बिल्कुल। तो कंडक्शन को डिफाइन कैसे करना है, हम इसको पूरी तरीके से बता सकते हैं। व्हाट इज कंडक्शन, राइट, व्हाट इज कंडक्शन, अगर हम देखें तो व्हेन द टेम्परेचर, राइट, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, राइट, सो सी when the temperature of different parts of an object is different, then the particles of higher temperature give heat to the particles of lower temperature kept in contact with them. As a result, the heat in object starts moving from one part of high temperature to the part of lower temperature, and this is known as conduction. राइट, या इन अदर वर्ड्स में हम सीधा कह सकते हैं, राइट, कंडक्शन इज अ सच अ मेथड, राइट, कंडक्शन इज अ सच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच पार्टिकल्स ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट लीव देयर प्लेसेस इज नोन एज कंडक्शन। और चूंकि जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, बल्कि पार्टिकल्स अपने नियरेस्ट पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करते हैं, देयरफॉर heat transfer in a solid takes place only via conduction method. Example वही है, right, you can keep a iron rod in your hand and starts burning, right, या उसको you can keep a rod in your hand and put the another end of the rod in fire, right. तो जैसे जैसे यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा, और sometimes, right, after sometimes you will feel the temperature of this rod, right. अब इसी से हम समझते हैं यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, ये भी 5 मार्कर एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो हीट इज ट्रांसफॉर्म्ड इन अ सबस्टेंस mainly in solid by the conduction method, right. So heat is transmitted in a substance mainly in solid by conduction method,
राइट। तो ये तो हमको पता है कि जो सॉलिड है उनमें जो है हीट ट्रांसफॉर्म होती है वो किससे होती है, कंडक्शन मेथड से होती है। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको हम इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफार्मर, जिसको क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज proportional to the temperature difference and cross section area। तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, राइट, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हमने जैसे ले लिया h, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, राइट, del T, also the cross section area A, and inversely proportional to the length of the rod, राइट। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर L। और अगर हम इन तीनों को क्या कर दें, इंक्लूड कर दें, तो हमारा इक्वेशन बनेगा H del T इंटू A अपॉन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और जब ये प्रोपोर्शन हटेगा तो क्या आएगा यहाँ पर, K del T A by L, और यहाँ पर K क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, राइट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जो जितने भी मटेरियल होते हैं उनको हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज गुड कंडक्टर एंड सेकंड इज बैड कंडक्टर, या इसको इंसुलेटर भी कह सकते हैं। अब एग्जाम्स में ये भी हो सकता है कि 3 मार्कर में पूछा जाए, राइट, व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर, राइट, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। बिल्कुल सीधी सी डेफिनेशन हो जाएगी, दोज मटेरियल्स थ्रू विच हीट कैन फ्लो इजीली। यहां पर ये वर्ड को आप ध्यान रखें, राइट, दोज मटेरियल्स थ्रू विच हीट कैन फ्लो इजीली आर नोन एज गुड कंडक्टर। फॉर एन एग्जांपल, ऑल मेटल्स, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जितनी भी मेटल्स हैं, राइट, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। Next, insulator, those substances through which heat energy cannot flow, or either, right, flows either very easily, right, not at all, right, यहाँ पर neither होना चाहिए, right। So those substances through which heat flows neither very easily nor at all, राइट, उनको ही क्या कहा जाता है, इंसुलेटर कहा जाता है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनसे ना तो हीट एनर्जी इजीली क्या होती है, इजीली फ्लो हो पाती है, या फिर बिल्कुल भी नहीं एनर्जी फ्लो होती है, उसको ही क्या कहा जाता है, इंसुलेटर कहा जाता है। जैसे वूल हो जाएगा, क्लॉथ हो जाएगा, वुड हो जाएगा तो वूल, ऊन हो जाएगा वूल, राइट, रबर हो जाएगा, या गैसेस हो जाएंगी। दीज आर द इंसुलेटर्स ऑफ हीट। Now we will see the practical applications of thermal conductivity, या हम इसको ही सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो मेथड कंडक्शन है, राइट, व्हाट आर द रियल एग्जांपल्स ऑफ कंडक्शन, उसको हम समझते हैं, राइट। तो ये पूरे के पूरे 5 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और कंडक्शन मेथड, द फर्स्ट इज, राइट, हैविंग टी फ्रॉम अ cup made of metal causes burning of lips। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर हो गया। अब देखिए, एग्जाम में there are 2 types of question can be asked in the examination, first is conventional and second advanced। अब कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यही पूछेगा कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन। बट अगर एडवांस क्वेश्चन पूछे गए, राइट, तो वो इस तरीके से पूछे जाएंगे। जैसे यहां से 5 मार्कर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि why is, right, why is having, right, why is easy having tea from, right, tea from cup of made of mud, right, or soil instead of cup made of steel। मैं हिंदी में बता दूं कि क्या कारण है कि मिट्टी के कप से चाय पीना आसान होता है इसके बजाय कि स्टील के कप से, राइट। यह पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हैविंग टी इज इजीली वाई सॉइल कप
देन द स्टील कप, राइट। तो उसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर दो हो जाएंगे, एक क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, सॉइल आ जाएगा। वी नो दैट स्टील इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड जो सॉइल है या मिट्टी है इज द बैड कंडक्टर ऑफ और इंसुलेटर ऑफ क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। अब स्टील का कोई भी यूटेंसिल हो, चाहे वो कप हो, मग हो, राइट, ग्लास हो, कोई भी हो, अगर आप उससे कोई भी वार्म या वार्म लिक्विड को पी रहे हैं, चाहे वो टी हो, कॉफी हो या सूप हो, राइट, तो देखिए क्या है कि जो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो हीट को इजीली, राइट, हीट को इजीली ट्रांसफर करती है। तो जैसे ही व्हेन यू विल कीप द लिक्विड इन दैट यूटेंसिल, राइट, वो इजीली क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर करेगा और उस वजह से, राइट, उस यूटेंसिल की जो बॉडी है उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, राइट। और जैसे ही आप उसको यहाँ पर आपके होठों से टच होगा, राइट, तो आपके जो होंठ हैं वो क्या होंगे, वर्न होंगे, राइट, और आपसे चाय पीने में क्या होगी, कठिनाई होगी। इसकी बजाय सॉइल क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ वेट कंडक्टर ऑफ हीट है, राइट। तो जैसे आप उसको चाय को या किसी भी लिक्विड को जब आप सॉइल कप में रखेंगे तो वो इजीली हीट को ट्रांसफर नहीं करेगा एंड यू कैन हैव इजीली टी, राइट। सो ये पहले का आंसर हो जाएगा, राइट। हैविंग टी फ्रॉम अ कप मेड ऑफ मेटल causes burning of lips because metals are good conductor of heat as well as heat exchange occurs due to change of the temperature of the material kept in the utensil made of metals with the atmosphere, right। इसी वजह से आपको चाय पीने में कठिनाई होती है, whereas it is more convenient to have tea in cups made of ceramic or insulator of heat। सेकेंड क्या हो जाएगा, एन आयरन चेयर फील्स कूलर, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं, राइट, विंटर सीजन, राइट, इन विंटर सीजन, अब विंटर सीजन में देयर इज अ चेयर विच इज केप्ट आउटसाइड एंड देयर इज अ स्टील चेयर और वी कैन सी दैट मेटल चेयर एंड वन इज क्या हो जाएगा, वुड चेयर, राइट। सो इन विंटर सीजन if we keep metal chair as well as wood chair outside, right, then because of the low temperature of the atmosphere, दोनों का ही टेम्परेचर बहुत ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। इन द मॉर्निंग व्हेन वी टच दिस मेटल चेयर और वुड चेयर, तो देखिए वुड क्या होती है, वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट वेयर एज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जैसे ही आप मेटल चेयर को टच करेंगे, राइट, हीट इजीली हीट वुड जो कोल्ड है या कोल्ड वुड इजीली ट्रांसफर फ्रॉम मेटल चेयर टू योर बॉडी, देयरफॉर व्हेन यू विल टच मेटल चेयर तो वो आपको ज्यादा कोल्ड फील होगी, व्हेन यू विल टच वुड चेयर वो आपको जो है कम ठंडी प्रतीत होगी। थर्ड क्या हो जाएगा, बियरिंग 2 or 3 layers of blanket gives more protection from cold than bearing a thick blanket। अब इसका रीजन क्या होता है, तो इसका रीजन जो है थर्मल कंडक्टिविटी में हमने समझा था। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, अभी हमने देखा था कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ एज वेल एज क्या हो जाएगा, चेंज इन डिफरेंस टेम्परेचर, राइट। अब जैसे मैंने कहा कि अगर एक थिक ब्लैंकेट होगा तो एक थिक ब्लैंकेट होगा तो उस थिक ब्लैंकेट के फाइबर्स के बीच में क्या होगी, एयर होगी जो कि इंसुलेटर का कार्य करती है, जिसकी वजह से आप कोल्ड से प्रोटेक्ट हो पाएंगे, राइट। बट इट इज मोर कन्वीनियंट टू वेयर 2 or 3 थिन लेयर्स ऑफ ब्लैंकेट। उससे क्या होगा, देखिए एक ब्लैंकेट होगा, राइट, उसके बीच में क्या होगी, एयर होगी। अब एयर इज द राइट जी, ये क्या हो जाएगी, एयर हो जाएगी, और एयर क्या होती है, ये इंसुलेटर होती है, राइट। एक ही हो जाएगा, फिर एक ही हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि जब 2-3 लेयर होंगी तो उनके बीच में जो गैस है या एयर है उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, और जो एयर होती है वो इंसुलेटर होती है, राइट। सो the air is a poor conductor of heat which acts as insulator between layers of 2 or 3 blankets which prevents heat transmission, hence
wearing 2 or 3 thin layers of blanket gives more protection from the cold. इसका नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, वूलन क्लॉथ्स कीप वार्म इन विंटर। अब देखिए इसका जो आंसर है वो वेरी इजी है, तो जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं, वूलन क्लॉथ्स के जो फाइबर्स होते हैं, तो वूलन क्लॉथ्स कीप्स वार्म इन विंटर बिकॉज वूलन क्लॉथ्स के जो फाइबर्स होते हैं उन फाइबर्स में जो है एयर क्या होती है, फंसी हुई होती है, एंड बीइंग अ वेट कंडक्टर ऑफ हीट एयर डज नॉट अलाउ कोल्डनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर टू रीच द बॉडी। इसी वजह से वूलन जो क्लॉथ्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। द बॉटम ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल इज पॉलिश्ड, राइट, ये भी बिल्कुल इजी हो जाएगा क्योंकि देखिए अब जैसे मैंने कहा कि ये कोई भी यूटेंसिल है, राइट, और अगर यहां से जो है, यहां से क्या है, फायर है, तो कुल मिलाकर ये है कि ये इतना पोर्शन जो है जल्दी क्या होगा, वार्म होगा। लेकिन अगर हम इसको क्या करें, किसी मेटल से क्या कर दें, पॉलिश कर दें, राइट, पॉलिश कर देंगे तो ये जो पूरी की पूरी हीट एनर्जी है उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिससे पूरा का पूरा जो भोजन है वो बहुत अच्छे से पक जाएगा। अदरवाइज होगा क्या कि जो आपके राइस है वो यहाँ तो फ्राइज हो जाएंगे और यहाँ पर जो राइस है वो कच्चे रहेंगे या ठोस होंगे, राइट। तो द बॉटम ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल इज पॉलिश्ड विद कॉपर, ताकि जो हीट एनर्जी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, होम्स दैट हैव कॉन्क्रीट रूफ्स टेंड टू गेट हॉटर इन द समर सीजन। उसका कारण क्या है कि जो ऐसे होम्स जिनकी कॉन्क्रीट रूफ होती है, एंड कॉन्क्रीट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इस वजह से वो उनका टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, राइट। नेक्स्ट वी विल स्टडी द नेक्स्ट मेथड इज कंडक्शन। अब कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या होती है, कन्वेक्शन इज सच अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर in which particles of matter move from one place to another is known as convection, right। तो ये definition हो जाएगी, convection is a such method of heat transfer in which particles of matter move from one place to another is known as convection। अब मुझे ये बताइए कि पार्टिकल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस किस स्टेट में मूव करते हैं, इजीली किस में, लिक्विड एंड गैस में। तो यही कारण है कि द मेथड इन विच पार्टिकल्स डू नॉट मूव, उसके बावजूद हीट ट्रांसफर होती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, कंडक्शन हो जाएगी। क्योंकि कंडक्शन जो है, कंडक्शन मेथड से जो हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, और इसी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो अपने नियरेस्ट पार्टिकल को ही ट्रांसफर करते जाते हैं। इस तरीके से पूरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो है टेम्परेचर, और पूरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, या इस तरीके से हीट ट्रांसफर होता है। तो सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होगा वो कंडक्शन से होगा, वेयरएज जो कन्वेक्शन है, राइट, कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में भी हमने समझा, कन्वेक्शन इज सच a method of heat transfer in which particles of matter move from one place to another, उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। Now we know that जो particles of liquid और gas है, right, तो molecules और particles of liquid and gas are free to move from one place to another, और इसी की वजह से right, when the temperature of one place in liquid or gases becomes higher than other, then molecules there move toward the place of lower temperature। तो कुल मिलाकर जब लिक्विड और गैसेस में जिस पोर्शन में ज्यादा टेम्परेचर होता है, वहां के जो पार्टिकल्स हैं वो लो टेम्परेचर वाले पोर्शन की ओर क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ द होल सब्सटेंस इज यूनिफॉर्म, एंड दिस इज नोन एज कन्वेक्शन, राइट। इसको समझना बिल्कुल ही इजी है, राइट। यू टेक अ वाटर इन यूटेंसिल, आप मॉर्निंग में आपके घर पे किचन होगा, किचन में आप एक तपेली लीजिए, उसमें थोड़ा सा क्या रखिए, वाटर रखिए, और गौर से देखिए
गौर से जब देखेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपको बबल्स आते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज होगा तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, यहाँ के मॉलिक्यूल्स ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्या हो जाएंगे, लाइटर हो जाएंगे, और द मॉलिक्यूल्स मूव टुवर्ड द प्लेस ऑफ लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर ज्यादा है तो ये लोअर टेम्परेचर की ओर क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। इस वजह से आपको नीचे से बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे, और इसी तरीके से जो वाटर है वो क्या होता है, बॉयल होता है। अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को हम समझते हैं। व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन? द फर्स्ट इज ओरिजिन ऑफ एयर करंट एज वेल एज सी ब्रीज। ये कैसे होता है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, राइट। दिस इज द टॉपिक, राइट, यू विल स्टडी इन फिजिक्स। जैसे मैंने कह दिया कि दिस इज द अर्थ। अब क्या है कि जैसे ये इक्वेटर है, अब आपको पता है, राइट, द सन रेज आर परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर। इसीलिए जैसे ही सन रेज यहाँ पर क्या होती हैं, परपेंडिकुलर जो है इक्वेटर पर आती हैं, तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट, उनका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। और अभी मैंने बताया कि कन्वेक्शन में क्या होता है, राइट, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एट इक्वेटर। इक्वेटर के जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट, उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और जब गैसेस का या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो मूव करेंगे किस ओर, जहां का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। इसी वजह से जो एयर होती है, जो कि किसके कांटेक्ट में होती है, लैंड के, राइट, तो लैंड के टेम्परेचर ज्यादा होने से लैंड के नियरेस्ट जो एयर होती है, राइट, उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, और उस एयर के मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर क्या कर देते हैं, उठना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या जनरेट होती हैं, एयर करंट्स, या जिनको वायु धाराएं कहते हैं, राइट। तो एयर करंट्स जनरेट हो जाती है। अब एयर करंट्स जनरेट हो जाएंगी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उठकर ऊपर चले जाएंगे, और धीरे धीरे यहाँ पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा, और जहां पर लो टेम्परेचर रहेगा वहां पर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बेल्ट बन जाएगा। अब हमें पता है कि जो नॉर्मली जो एयर होती है, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट है और यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है, तो जो एयर है वो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर क्या कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी, और उसको ही क्या कहा जाता है, विंड कहा जाता है। तो जो विंड ओरिजिनेट होती हैं या एयर करंट्स ओरिजिनेट होती हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। क्योंकि कन्वेक्शन मेथड से ही, राइट, कन्वेक्शन मेथड से ही जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। ध्यान से समझना, बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मर, बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मर, एयर पार्टिकल्स, राइट, एयर पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसी की वजह से एयर करेंट्स जनरेट होती हैं। अगर वो, राइट, अगर वो हाइट में इंक्रीज हो रही थी, एयर करंट्स कहलाएंगी, और उसी वजह से हाई प्रेशर या लो प्रेशर बेल्ट बनती है। और जब यही एयर करंट्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर बेल्ट की ओर आती है, उनको ही क्या कहा जाता है, विंड कहा जाता है, राइट। तो इस तरीके से विंड या सी ब्रीज जो ओरिजिनेट होती है, दिस, राइट, तो ओरिजिन ऑफ विंड एंड सी ब्रीज, दिस इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। सेकेंड क्या हो जाएगा, द लैंड बिकम्स हॉटर देन सी, राइट। तो ये भी किसकी वजह से होता है, कन्वेक्शन की वजह से होता है, राइट। तो यहां पर समझना, यहां पर हम कह सकते हैं कि जो द लैंड बिकम्स हॉटर देन सी। अब यहां पर दोनों चीजें आपको समझनी है। सबसे पहले तो हम यहां पर कंडक्शन समझेंगे, देन कन्वेक्शन समझेंगे। देखिए जो लैंड एरिया, अब आपको सीधी सी बात है, लैंड एरिया क्या होगा, सॉलिड होगा। अब लैंड एरिया सॉलिड होगा तो इस लैंड एरिया जो सॉलिड होगा उसमें कंडक्शन मेथड से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और जो सी एरिया है उसमें कन्वेक्शन मेथड से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बट जो लैंड है वो ज्यादा हॉट होगा। क्यों? तो उसी को हम समझते हैं, द लैंड बिकम्स मोर हॉटर देन सी। उसके पीछे दो रीजन है।
एक तो क्या है, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज वेरी हाई। तो एज कंपेरिजन टू लैंड जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी वजह से जो सी है या जो वाटर एरिया है वो ज्यादा हीट एनर्जी को एब्जर्व कर लेता है। दूसरी चीज ये है कि जो सी है वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम है वो भी क्या होता है, वास्ट होता है। इसी वजह से वह पूरी की पूरी एनर्जी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वहीं जो लैंड है उसका एरिया लिमिटेड रहता है, इसी वजह से लैंड बिकम्स मोर हॉटर देन सी। थर्ड क्या हो जाएगा, द फ्रीजर इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर। ऐसा क्यों किया जाता है, अभी हमने समझा था। ये रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, इसके सबसे ऊपर क्या रखा जाता है, रेफ्रिजरेटर रखा जाता है। आपने देखा होगा कि जो आइसक्रीम वाला चेंबर होता है, राइट, या फ्रीजिंग चेंबर होता है, वो सबसे टॉप में होता है, राइट, फिर नीचे नीचे आता है। अब उसका कारण क्या समझिए। देखिए हमने समझा था कि जैसे ये फ्रीजर हो जाएगा तो फ्रिज में जो भी वार्म या हॉट एयर होगी। अब हॉट एयर में हमने समझा था कि जब किसी भी पोर्शन की एयर के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर हाई होगा तो वो एक जगह से उस जगह की ओर ट्रांसफर होने लगते हैं जहां का टेम्परेचर क्या होता है, लो। तो यहाँ की जो एयर है वो हॉट होती है, तो वो लोअर टेम्परेचर की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। और मूव करके किससे टकराएंगे, इस फ्रीजर से। और फ्रीजर से टकरा कर उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो यहाँ पर क्या होंगे, बैठते चले जाएंगे, या यहाँ पर फ्रूट्स पे या जो वेजिटेबल उन पर बैठते जाएंगे। और इस तरीके से पूरी की पूरी मेथड से पूरा का पूरा जो फ्रिज होता है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, या इस तरीके से वर्क करता है। तो द फ्रीजर इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर, ताकि कन्वेक्शन मेथड से पूरा पूरा फ्रिज का टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए। तीसरा क्या हो जाएगा, द अर्थ एटमोस्फेयर इज हीटेड बाय मेथड ऑफ क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन हो जाएगा। ये तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये हमारी अर्थ है और ये हमारी क्या हो जाएगा, एटमोस्फेयर की लेयर हो जाएंगी। तो जैसे ही सन रेज आती हैं तो मैंने अभी आपको बताया था कि द एयर नियरेस्ट टू द लैंड एरिया। अब जब लैंड एरिया, हमने भी समझा था कि जो लैंड एरिया होता है वो हॉट होता है, तो द एयर नियरेस्ट टू लैंड एरिया बिकम्स हॉटर, और उसके पार्टिकल्स जो हैं लो टेम्परेचर की ओर क्या कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से जो अर्थ रेडिएशन है उसकी वजह से हमारा पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाई फिलिंग इनर्ट गैस इन इलेक्ट्रिक सर्किट दे बिकम मोर एफिशिएंट देन क्या हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा, राइट। देखिए क्या होता है कि किसी भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उनमें वैक्यूम रखना क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बट जो एयर्स होती हैं, जो वैक्यूम होता है उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इनर्ट गैसेस हैं वो रखी जाती हैं ताकि ऑक्सीजन कम से कम रहे, और ऑक्सीजन कम से कम रहेगी तो उससे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होंगे, खराब नहीं होंगे। इन दिस मेथड जो द रेडिएटर्स कूलिंग सिस्टम ऑफ द मोटर कार्स आल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन, राइट। हमने अभी समझा था कन्वेक्शन में जब भी कोई भी लिक्विड होता है तो जहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां के मॉलिक्यूल ऊपर की ओर आने लगते हैं, राइट। और इस तरीके से पूरा का पूरा जो है वाटर क्या होता है, वाटर का या पूरे पूरे लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसीलिए जो कार या जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनमें रेडिएटर्स या उनका जो कूलिंग सिस्टम होता है वो कन्वेक्शन मेथड पर ही क्या करता है, वर्क करता है। नेक्स्ट हो जाएगा रेडिएशन। सी रेडिएशन इज सच अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर which does not require any medium is known as radiation. देखिए we have studied conduction, or conduction is the method of heat transfer in solids. Next, convection is the method of heat transfer in liquid और गैसेस। वहीं जो रेडिएशन है इसके लिए किसी भी फिजिकल मीडियम की जरूरत ही नहीं होती है, राइट।
तो इसकी सीधी सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेडिएशन. रेडिएशन इज सच अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफॉर्म, right? So radiation is a method. Radiation is such a method of heat transfer which does not require any medium is known as radiation. इस मेथड में जो हीट एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एक प्लेस से दूसरी प्लेस की ओर क्या होती है, ट्रांसफर होती है. तो हीट फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट आल्सो ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which is known as radioactive heat. और इसी मेथड को क्या कहा जाता है, ट्रांसफर, राइट. इसी मेथड को क्या कहा जाता है, रेडिएशन कहा जाता है. देखिए, जब मैंने आपको लाइट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि लाइट इमिट कैसे होता है. अगर कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, राइट, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का इफ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरी हाई तो उससे ही हीट रेडिएशन क्या होता है, इमिट होता है. और उसी से ही क्या होता है, लाइट या रेडिएशन इमिट होता है. तो कुल मिलाकर ये है कि किसी भी हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी जो है रेडिएशन के रूप में क्या होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या होती है, ट्रांसफर होती है. और इसी मेथड को क्या कहा जाता है, रेडिएशन कहा जाता है. अब हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल को समझेंगे. तो द हीट ऑफ सन इज ट्रांसफर्ड टू द अर्थ बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन, राइट. और इसको तो आप जो है कई बार ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है, 10th और 10th या 11th में. कई बार एमसीक्यूज में भी पूछा गया है कि द एनर्जी फ्रॉम सन इज ऑब्टेन्ड बाय अर्थ बाय विच मेथड. तो वो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, रेडिएशन. तो रेडिएशन मेथड से ही जो हीट एनर्जी है वो अर्थ तक क्या होती है, ट्रांसफर हो पाती है. दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेजर्ट्स बिकम वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट. अब इसमें दोनों चीजें हैं वो समझना है आपको. देखिए, दिस इज सन. अब हमें पता है कि सन से रेडिएशन की वजह से या रेडिएशन के माध्यम से ही जो हीट एनर्जी है वो अर्थ तक पहुंचती है. तो ये सन है, सन से जो हीट एनर्जी है वो रेडिएशन मेथड के माध्यम से अर्थ तक पहुंच रही. अब अर्थ में जो डेजर्ट्स होते हैं, राइट, डेजर्ट्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट ट्रांसमिशन एंड गुड ट्रांसमिशन. इसी वजह से जब डे होता है तो डे में जब डे होता है तो जो रेडिएशन के माध्यम से जो हीट एनर्जी होती है वो डेजर्ट्स में पड़ती है. तो डेजर्ट्स क्या हो जाते हैं, जो एनवायरनमेंट होता है जहां पर ग्रीन्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा क्या हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं, राइट. और ये हीट के अच्छे जो जितने भी गुड कंडक्टर होते हैं या गुड ऑब्जर्वर्स होते हैं वो गुड एमिटर्स भी होते हैं, राइट. तो गुड ऑब्जर्वर्स ऑफ हीट आर आल्सो गुड एमिटर्स. इसीलिए रात में ये पूरी हीट को क्या कर देते हैं, एमिट भी कर देते हैं. Therefore, deserts become very hot during the day and very cold at the night. थर्ड क्या हो जाएगा कि जो थर्मस है, थर्मस को इंसुलेटिंग बनाने के लिए क्या करते हैं कि टू मेक द थर्मस इंसुलेटिंग सरफेस इज मेड शाइनी. क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो थर्मस है अगर उसकी सरफेस को हमने इंसुलेटिंग बना दिए तो उससे होगा ये कि जो भी रेडिएशन है वो क्या हो जाएगा, उस पर इंसिडेंट होगा और उसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा. और रिफ्लेक्शन होने की वजह से जो सन की हीट एनर्जी है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी और इस वजह से जो थर्मस है ये इंसुलेटर बन जाता है. समझ में आ गया. तो चाहे कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे थर्मस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम पॉलिश कर देंगे तो जो सन रेज है या रेडिएशन है वो उसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा. इसकी वजह से इस थर्मस में जो भी लिक्विड रखा है उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा और इसी वजह से जो शूज होते हैं वो शाइनी बनाए जाते हैं. क्योंकि जो शूज नॉर्मली जो शूज होते हैं उनका रंग कैसा होता है, ब्लैक होता है. और ब्लैक कलर जो है, ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट्स जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं. इसी वजह से समर सीजन में यू कैन नॉट वियर शूज, ब्लैक कलर शूज, बिकॉज ब्लैक कलर शूज एब्जॉर्ब्स द लाइट और
वो आपको वियर करना पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए उनको शाइनी बनाया जाता है ताकि मैक्सिमम जो लाइट है, जैसे ये शूज है राइट, यहाँ पे जो भी लाइट आएगा या जो भी रेडिएशन होगा वो जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उससे आपको क्या होगा, आपको शूज पहनने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि देखिए जब नॉर्मल डे होते हैं तो नॉर्मल डे में जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, बट आपने देखा होगा कि जब कभी भी जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं तो क्लाउडी नाइट्स में टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। उसका कारण क्या है कि देखिए देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर राइट, और ये जो लेयर्स होती हैं ये लेयर्स ही क्या करती हैं, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द डे जो सन है उससे रेडिएशन अर्थ तक पहुंचता है और इसी रेडिएशन को जो हमारी अर्थ है वो नाइट में क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। अगर ये रेडिएशन एटमॉस्फेयर में चला जाएगा तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट जब कभी भी क्लाउडी नाइट्स होती हैं तो ये जो क्लाउड्स होते हैं ये क्लाउड्स क्या करते हैं, इंसुलेटर का कार्य करते हैं, जिसकी वजह से ये जो रेडिएशन है ये इससे टकराता है और वापस अर्थ पर आ जाता है। Therefore, the cloudy nights have more temperature than the normal nights, right? So in this way we have studied the transformation of heat, right, through radiation method. So in this way we have studied the heat topic as well, right? And in this way we have studied the unit first of paper third, right? So we have finished paper first of unit first of paper 3, right? You should revise these topics again and again, right? और आप इस तरीके से तैयारी करते जाएंगे तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, right? Now we will meet in next lecture. Till then, thank you.